नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के उद्घाटन को लेकर आज दो डेवलपमेंट हुए। एक तो एनडीए की 18 पार्टियों के अलावा 7 और दलों ने उद्घाटन समारोह में शामिल होने का फैसला किया। इनमें पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा भी शामिल हैं। दूसरी बात यह कि प्रधानमंत्री द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन करने पर 20 विरोधी दलों का जो विरोध है, उन दलों से सरकार ने साफ साफ कह दिया कि प्रोग्राम तय शेड्यूल के मुताबिक ही होगा। नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करेंगे। अगर विपक्ष जिद पर अड़े रहना चाहता है तो अड़ा रहे, सरकार न झुकेगी न रुकेगी। कांग्रेस समेत 20 विरोधी दलों को इस बात पर एतराज है कि पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन राष्ट्रपति से क्यों नहीं करवाया जा रहा। विपक्ष ने इसे राष्ट्रपति का अपमान करार दिया है, दलित आदिवासियों का अपमान बताया है। लेकिन आज बीजेपी ने साफ साफ कह दिया यह सिर्फ बहाना है, राजनीति है। विपक्ष ने जो सवाल उठाए उनका आज बीजेपी के नेताओं ने डटकर जवाब दिया। अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, हिमंता बिस्वा शर्मा, भूपेंद्र पटेल, शिवराज सिंह चौहान, पुष्कर धामी, गिरिराज सिंह, रविशंकर प्रसाद जैसे बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस पर डायरेक्ट अटैक किया। चूंकि कल विपक्ष की तरफ से 19 पार्टियों ने साझा बयान जारी किया था, इसके जवाब में आज एनडीए की 18 पार्टियों ने बयान जारी कर दिया। आज देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस और मायावती की बीएसपी ने भी साफ कर दिया कि वो पार्लियामेंट के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने कहा यह कार्यक्रम बीजेपी का नहीं है। मायावती ने तो कह दिया यह लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के उद्घाटन का मौका है, इसलिए इसका बहिष्कार ठीक नहीं है। लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस और दूसरी 19 पार्टियां बॉयकॉट के ऐलान पर कायम है। इस पर अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रपति का नाम लेकर नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रही है। इस विरोध के पीछे सिर्फ मोदी का विरोध है। अमित शाह ने कहा कि विपक्ष को जो करना है करे, लेकिन नई पार्लियामेंट का उद्घाटन पहले से तय कार्यक्रम के हिसाब से होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी को देश के 135 करोड़ लोगों ने चुना है। मोदी देश की जनता के प्रतिनिधि हैं, लेकिन कांग्रेस का राज परिवार 9 साल के बाद भी मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर स्वीकार नहीं कर पाया है। इसलिए मौका कोई भी हो, कांग्रेस का मोदी विरोध जारी रहता है। कांग्रेस पार्टी का रवैया ही, उनका दृष्टिकोण ही नकारात्मक। अभी मोदी जी आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में देश की संसद का नया भवन 28 तारीख को लोकार्पण करने वाले हैं, देश को समर्पित करने वाले। कांग्रेस दल, कांग्रेस पार्टी और उनके साथी राजनीति कर ओछी राजनीति का एक उदाहरण पेश कर उसका बहिष्कार और बहाना बना रहे हैं कि महामहिम राष्ट्रपति इसका उद्घाटन। मैं आज आसाम की विराट जनसभा के माध्यम से समग्र देश को कहना चाहता हूं, आपके देश की जनता ने दो बार 2/3 बहुमत से नरेंद्र मोदी जी को चुनकर प्रधानमंत्री बनाया। ये देश की जनता का जनादेश। देश की जनता कांग्रेस की इच्छा पर निर्भर नहीं है, ये लोकतंत्र है। लोगों ने मोदी जी को चुनकर प्रधानमंत्री बनाया है, मगर एक कांग्रेस पार्टी और उनका राज परिवार प्रधानमंत्री जी को स्वीकारने के लिए 9 साल तक तैयार नहीं। देश के प्रधानमंत्री जी को संसद में बोलने नहीं देते। वो जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं ये बहिष्कार करने जाते हैं। मैं आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं कि आपके बहिष्कार करने से कुछ नहीं होता। पूरे देश की जनता का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ। आज असम में जनता को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस पर जोरदार अटैक किया। उन्होंने वो सारे मौके गिना दिए जब कांग्रेस और दूसरे दलों के नेताओं ने पार्लियामेंट से जुड़ी बिल्डिंग्स और विधानसभाओं का उद्घाटन किया। अमित शाह ने कहा हकीकत यही है, नरेंद्र मोदी जब भी कोई काम करते हैं तो कांग्रेस उस पर वक्र दृष्टि लगा देती है। इस बार भी यही हो रहा है, लेकिन इसका कोई असर नहीं होगा।
मैं आज आसाम के हजारों युवाओं के सामने, लाखों लोगों के सामने इनको पूछना चाहता हूं। मेरे पास सार्वजनिक सूचनाओं से एकत्रित कुछ इंफॉर्मेशन है। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में विधानसभा का भूमि पूजन श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी और वहां के मुख्यमंत्री ने किया। उस वक्त राज्यपाल महोदया कहां थी? वो ट्राइबल थी, आपने नहीं बुलाया। झारखंड विधानसभा का भूमि पूजन श्री हेमंत सोरेन जी ने किया, उन्होंने भी राज्यपाल महोदय को नहीं बुलाया। असम में श्री तरुण गोगोई ने किया, उस वक्त भी राज्यपाल को नहीं बुलाया। मणिपुर विधानसभा का लोकार्पण श्रीमती सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया, राज्यपाल नहीं थे। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी ने किया और तमिलनाडु में श्रीमती सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह और मुख्यमंत्री ने किया। मैं आज कांग्रेस के मित्रों को पूछना चाहता हूं, जब आप करते हो तब ये सब कुछ ठीक होता है, और जब भारतीय जनता पार्टी करती है, मोदी जी करते हैं, आपकी वक्र दृष्टि इसका बहिष्कार करती है। और इसके बाद अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस को जनता कई बार जवाब दे चुकी है, लेकिन कांग्रेस सुधरने को तैयार नहीं है, इसलिए कांग्रेस से कुछ कहने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन जो पार्टियां कांग्रेस के साथ खड़ी हैं, उन्हें सावधान हो जाना चाहिए। अमित शाह ने कहा, जो कांग्रेस के साथ खड़े हैं उनका हाल भी वही होगा जो कांग्रेस का हो गया है। पूरे देश की जनता चाहती है कि नए भारत के निर्माण में लोकतंत्र का मंदिर भी नया बने। नई संसद के अंदर नए भारत की रचना के लिए मनन हो, चिंतन हो, चर्चा हो, मगर आप तो प्रधानमंत्री जी को बोलने भी नहीं देते। और मैं आज कहना चाहता हूं कि आप जो कर रहे हैं ये भारत के 130 करोड़ लोग देख रहे हैं, और अगले चुनाव में जब मैंडेट लेने जाएंगे, इस वक्त विपक्ष का स्टेटस चला गया है, अगले बार इतनी भी सीटें नहीं आएगी और मोदी जी 300 से ज्यादा सीटों के साथ देश के प्रधानमंत्री बनकर तीसरी बार। ये नकारात्मक दृष्टिकोण, ये वक्र दृष्टि कभी देश का भला नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी ने, हम विपक्ष में बैठे तब भी आपका सम्मान किया, कई सालों तक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाई, और दो बार पूर्ण बहुमत से चुनने के बाद भी आप देश के प्रधानमंत्री जी का सहयोग नहीं कर रहे हो। ये भारत की जनता के जनादेश का अपमान है। और जो दल कांग्रेस के साथ जुड़ गए हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस वालों के रास्ते पर चलोगे तो कांग्रेस जैसी ही स्थिति होगी, इससे अच्छी स्थिति नहीं। अमित शाह के एग्रेसिव जवाब से इतना तो साफ है कि सरकार को विपक्षी विरोध की परवाह नहीं है। अब मनाने का, अपील करने का दौर खत्म हो चुका है। सरकार तय कार्यक्रम पर आगे बढ़ रही है। आज 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का पूरा डिटेल प्रोग्राम जारी कर दिया गया। इनॉग्रेशन सेरेमनी को 2 हिस्सों में बांटा गया है। सुबह 7:30 बजे से हवन और पूजा होगी। पूजा में प्रधानमंत्री मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन और केंद्र सरकार के मंत्री शामिल होंगे। इसके बाद नई लोकसभा में सेंगोल को स्थापित किया जाएगा। फिर प्रार्थना सभा होगी। प्रार्थना सभा में शंकराचार्य समेत देश के बड़े बड़े साधु संत शामिल होंगे। उद्घाटन समारोह का दूसरा हिस्सा दोपहर 12 बजे आरंभ होगा। प्रधानमंत्री नई पार्लियामेंट बिल्डिंग को देश को समर्पित करेंगे। इसके बाद राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का संदेश पढ़कर सुनाएंगे। फिर लोकसभा स्पीकर बोलेंगे और प्रोग्राम के आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। इस प्रोग्राम में एनडीए के सांसदों के अलावा ऑपोजिशन के अकाली दल,
बीजू जनता दल, वाईएसआर कांग्रेस और तेलुगु देशम के साथ साथ जेडीएस भी संसद के उद्घाटन समारोह में शामिल होगी। जेडीएस की तरफ से पूर्व प्रधानमंत्री देवे गौड़ा इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे। देवे गौड़ा ने कहा कि नया पार्लियामेंट हाउस कोई बीजेपी आरएसएस का दफ्तर नहीं है, देश की संपत्ति है, इसलिए वो संसद के इनॉग्रेशन में जरूर जाएंगे। हालांकि आज बीजेपी की तरफ से एक बार फिर कांग्रेस और दूसरी पार्टियों से इस समारोह में शामिल होने की अपील की गई। रविशंकर प्रसाद ने कहा, प्रधानमंत्री को देश के लोगों ने चुना है, उन्हें देश चलाने का हक दिया है, इसलिए राष्ट्रपति के अपमान का बहाना बनाकर इस ऐतिहासिक मौके का विरोध ठीक नहीं है। आजादी के 75 वर्षों के बाद भारत को भारतीयों के द्वारा बनाई गई संसद क्यों नहीं मिलनी चाहिए? तो आए देखें। हमने तो कांग्रेस के मित्रों से एक ही बात कहूंगा कि जो इतिहास आ रहा है तो सेंगोल की परंपरा से तो आपके नेता भी जुड़े रहे हैं जो पहले प्रधानमंत्री थे। इसकी सलाह राजगोपालाचारी जी ने दी थी जो गवर्नर जनरल थे। तो आइए उसी ऐतिहासिक धरोहर को देखने के लिए आ जाइए। क्या ये शिलान्यास में आए थे क्या संसद भवन के? बस हम नहीं आएंगे, हम इसका विरोध करते हैं। क्या आज तक ये सरदार पटेल के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर 2 पुष्प चढ़ाने गए हैं? नहीं, क्योंकि इसको मोदी जी ने बनवाया है। ये उनकी परेशानी है। भाई आप नहीं किए, मोदी जी चुनकर आए, तो ये हो रही है ना बात। और एक बात मैं अंतिम स्पष्ट करना चाहता हूं, राष्ट्रपति जी का पूरा सम्मान है, हम सभी सम्मान करते हैं। आज मैं राष्ट्रपति जी के पद को विवाद में नहीं डालना चाहता कि कांग्रेस के लोगों ने उनके बारे में क्या क्या कहा, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री भी संसद का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। भारत के प्रधानमंत्री जो बहुमत के नेता होते हैं लोकसभा में, उन्हें ही अवसर मिलता है प्रधानमंत्री के रूप में देश को चलाने का। चूंकि कांग्रेस पर अपील का कोई असर नहीं हुआ, तो थोड़े इंतजार के बाद बीजेपी के तमाम नेताओं ने एक साथ कांग्रेस पर हमला किया। बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों ने मोर्चा संभाला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के विरोध को लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नई संसद का उद्घाटन देश के लिए गौरव का अवसर है। विपक्ष इस कार्यक्रम का बॉयकॉट करके लोकतंत्र की गरिमा को कलंकित कर रहा है। ऐसा नहीं कि पहली बार देश के प्रधानमंत्री इस प्रकार के किसी उद्घाटन के साक्षी बन रहे हों। इससे पहले पार्लियामेंट एनेक्सी का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया जा चुका है। पार्लियामेंट लाइब्रेरी का शिलान्यास पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के द्वारा रखी गई थी। ऐसे अनेक उदाहरण हैं और उस सब के बावजूद न्यू पार्लियामेंट के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को, जिस तरीके से गरिमामय कार्यक्रम को, गौरवशाली क्षण को, ऐतिहासिक पल को साक्षी बन करके देशवासियों के लिए गरिमामय और गौरवमय बनाने के अवसर से विपक्ष अपने गैर जिम्मेदाराना बयानों के माध्यम से धूमिल करने का कुत्सित प्रयास कर रहा है। मुझे लगता है कि यह देश और इस देश की जनता जनार्दन इसे कतई स्वीकार नहीं करेगी। हम तो अपील करेंगे कि सभी लोगों को इस अवसर पर साक्षी बनना चाहिए इस ऐतिहासिक क्षण का, और भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के आह्वान के साथ हम सबको जुड़ना चाहिए। योगी को जवाब दिया कांग्रेस के राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन ने। नासिर हुसैन ने कहा कि विरोध पार्लियामेंट की बिल्डिंग के उद्घाटन का नहीं है, विरोध नरेंद्र मोदी का है, क्योंकि नरेंद्र मोदी लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। सिर्फ मैं, मेरा और मैंने किया इस थ्योरी पर चल रहे हैं, ये ठीक नहीं है। हमारे देश के जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया, उनको छोड़कर, उपराष्ट्रपति को छोड़कर, अपोजिशन लीडर्स को छोड़कर, सबको छोड़कर प्रधानमंत्री मैं, मेरा, मैंने बनाया, मेरे पैसे, मेरी सोच, मेरा विजन, ये मैं में जो जी रहे हैं ना, इसके खिलाफ हम लोग हैं। ये जो परंपराएं जो तोड़ रहे हैं, जो कन्वेंशंस तोड़ रहे हैं,
जो अपने आप को बढ़ाने की जो कोशिश कर रहे हैं आम जनता के पैसों से, उसके हम लोग खिलाफ खड़े हुए हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं कि लोकतंत्र का अपमान विपक्ष कर रहा है, क्योंकि जो बिल्डिंग है, तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि मंदिर है लोकतंत्र का तमाम सांसदों के लिए। इसीलिए और भी ज्यादा हम कह रहे हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हेड को इनॉग्रेट करना था, हम इसीलिए कह रहे हैं कि संविधान का अपमान है, राष्ट्रपति का अपमान है, और वो भी वो राष्ट्रपति जिसके बारे में हम बार बार कहते हैं कि वो ट्राइबल कम्युनिटी से आती हैं। फर्स्ट ट्राइबल राष्ट्रपति जिसके बारे में बोलते हैं, महिला राष्ट्रपति है, ट्राइबल राष्ट्रपति है, वो अपमान नहीं है। उपराष्ट्रपति को बुला रहे हैं, वो अपमान नहीं है। लीडर्स ऑफ अपोजिशन को नहीं बुला रहे हैं, वो अपमान नहीं है। मतलब पूरी हायरार्की को आप खत्म कर दे के अपने आप को सबसे आगे आप रख दे रहे हैं, और जैसा कर रहे हैं जैसा इनका हर चीज इन्हीं का है। असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, कांग्रेस का विरोध ड्रामा है, नाटक है। हिमंता ने कहा, विपक्ष को भरोसा ही नहीं था कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग इतनी जल्दी बन जाएगी और वीर सावरकर की जयंती पर उसका उद्घाटन होगा। अब बिल्डिंग बन गई, उद्घाटन हो रहा है, इसलिए मजबूरी में बॉयकॉट की नौटंकी हो रही है। हिमंता ने पूछा, क्या विपक्ष इसी तरह अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का भी विरोध करेगा? The boycott is obvious. उन्होंने नया संसद भवन बनाने का विरोध किया था। उनको यकीन ही नहीं था कि प्रधानमंत्री इतनी जल्दी संसद भवन का निर्माण पूरा कर देंगे, लेकिन ये बनकर तैयार है। विपक्ष के लिए ये बाउंसर जैसा है, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए वो बहिष्कार की नौटंकी कर रहे हैं। मगर उन्होंने कभी भी इस प्रोजेक्ट का समर्थन नहीं किया, हमेशा विरोध ही किया। और चूंकि इस संसद का उद्घाटन वीर सावरकर के जन्मदिन पर हो रहा है, इसलिए भी वो बहिष्कार कर रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि ये तो नौटंकी है। उन्होंने कभी भी इस प्रोजेक्ट का समर्थन नहीं किया, इसलिए हमें तो यही उम्मीद थी कि वो उद्घाटन के कार्यक्रम में भी नहीं आएंगे। हिमंता की इस बात का कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने हिमंता पर पर्सनल अटैक किया। प्रमोद तिवारी ने कहा कि हिमंता ने जब से कांग्रेस छोड़ी है, तब से वो पूरी ताकत के साथ नरेंद्र मोदी की चापलूसी में जुटे हैं और इसी चक्कर में वो सियासी मर्यादा भी भूल गए। मैं तो यही समझता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी जब से कांग्रेस छोड़ के भाजपा में गए हैं, इतना मक्खन लगा रहे हैं, इतना मक्खन लगा रहे हैं, इतनी चापलूसी की सीमाएं तोड़ रहे हैं। क्या संसद भवन की तुलना भगवान राम मंदिर से करेंगे? क्या मंदिर का कोई उद्घाटन होना चाहिए? अगर होना है तो हिंदू विधि विधान से हो, पुजारी करें, उसमें किसी राजनेता की आवश्यकता नहीं है। और राजनेता करना चाहे तो वो भी जाए, एक हिंदू के रूप में जाए, या जो मानता हो भगवान राम को। अब उसकी तुलना आप लोकसभा और राज्यसभा से कर रहे हैं। मैं इतने कह सकता हूं कि एक सीमा तक ठीक है, एक सीमा से ज्यादा जाके चापलूसी अच्छी नहीं होती। नई पार्लियामेंट के उद्घाटन का विवाद सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया। पिटीशन फाइल की गई, मांग की गई कि सुप्रीम कोर्ट नई संसद के भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने का निर्देश दे। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच में कल सुनवाई होगी। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि विपक्ष ने सारे दांव आजमा लिए, अब कोर्ट में चले गए हैं। उन्हें पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट ही विरोधी दलों को सही रास्ता दिखाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, आज विपक्ष संसद भवन के लोकार्पण का बॉयकॉट कर रहा है। जब चुनाव आएगा तो देश के लोग विरोधी दलों का बॉयकॉट करेंगे। देखिए, जब जब देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोई भी शुभ कार्य होता है, कोई अच्छा कार्य होता है जिससे भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ता है, तो कांग्रेस केवल विघ्न और बाधाएं करने का काम करती है। ये इनका कल्चर बन चुका है। केवल विरोध के लिए विरोध करना इनके पास कुछ नहीं है। जिन लोगों ने देश के अंदर आपातकाल थोपने का काम किया, जिन लोगों ने लोगों के साथ तमाम प्रकार से उनको जो है कहीं ना कहीं उनको पीड़ित करने का काम किया, उनको पूरी तरह से जो है जेलों में डालने का काम किया, देश की जनता के ऊपर एक अधिनायकवादी सोच थोपने का काम किया, आज वो लोकतंत्र की बात करते हैं। आज जो बहिष्कार की बात कर रहे हैं कांग्रेस और उसके साथी दल, निश्चित रूप से आने वाले समय में इनकी इस सोच का परिणाम होगा कि पूरे देश की जनता इनका बहिष्कार करेगी। ये क्या बहिष्कार करेंगे? सब लोग अपनी अपनी तरह से तर्क दे रहे थे, बात कर रहे थे, लेकिन जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने तो बिल्कुल अजीब बात कही। ललन सिंह ने कहा कि जब देश में
सरकार बदलेगी तो पुरानी बिल्डिंग का इस्तेमाल ही संसद भवन के रूप में किया जाएगा, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का कोई दूसरा इस्तेमाल होगा। ललन सिंह से पूछा गया कि बीजेपी नेता तो कह रहे हैं कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के उद्घाटन पर राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी को विपक्ष ने इतना बड़ा इशू बनाया, लेकिन बिहार विधानसभा की नई बिल्डिंग का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था और उस वक्त राज्यपाल को नहीं बुलाया गया था। इस बात पर ललन सिंह बिगड़ गए, बोले बीजेपी के नेता जो कहें वो कानून थोड़े है, उन्हें बोलने दीजिए। संसद भवन के उद्घाटन समारोह में हम लोग नहीं जाएंगे, इसलिए कि इतिहास को बदलने का प्रयास होगा। अब ये इतिहास बदलने में उनके भागीदार नहीं होंगे। राष्ट्रपति को भी अगर संसद भवन बनाई था तो राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए था, प्रधानमंत्री को अनुमति, इसलिए हम लोग उसका बहिष्कार। लेकिन सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि विधानसभा में जो शिलापट का उद्घाटन हुआ विधानसभा में नीतीश कुमार का नाम है, तो वो राज्यपाल को क्यों कौन बोल रहे हैं? सम्राट चौधरी जी का छोड़िए ना, सम्राट चौधरी जी जो बोलेंगे वो कानून नहीं ना। सुशील मोदी कह रहे हैं सर इतना दिक्कत है तो नए संसद भवन में नहीं पैर रखे कभी विपक्ष के नेता। सुशील मोदी जी ही पूरा लोकतंत्र का आधारशिला रखेंगे क्या? पूरा सुशील मोदी जी लोकतंत्र का आधारशिला नहीं रखेंगे। सरकार अगर बदलेगी तो नए संसद भवन में कोई दूसरा काम हो। ललन सिंह जिस वक्त इस सवाल से बचकर भाग रहे थे, उस वक्त बीजेपी सांसद सुशील मोदी बिहार विधानसभा की नई बिल्डिंग पहुंच गए। जिस वक्त इस बिल्डिंग का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ, उस समय सुशील मोदी बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। वहां जो पत्थर लगा है उस पर सुशील मोदी का भी नाम है। सुशील मोदी ने कहा इस बिल्डिंग के उद्घाटन में भी गवर्नर को नहीं बुलाया गया था। उस वक्त नीतीश को राज्यपाल के सम्मान की याद क्यों नहीं आई थी? सुशील मोदी ने कहा अगर ललन सिंह को पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग से इतनी नफरत है तो वह ऐलान करके दिखाएं उस बिल्डिंग में कदम नहीं रखेंगे, चाहे उन्हें राज्यसभा की मेंबरशिप से इस्तीफा ही क्यों न देना पड़े। आप इस भवन को देख लीजिए, ये नीतीश कुमार की सरकार ने संसद भवन के रेप्लिका के रूप में इसका निर्माण किया था और इसका उद्घाटन किसने किया, शिलान्यास किसने किया? मैं तो समय सरकार में भी था कुछ समय तक जो है, उस समय राज्यपाल को क्यों नहीं बुलाया? तो नीतीश जी आपने उद्घाटन किया, शिलान्यास किया, उस समय राज्यपाल को नहीं बुलाया और आज आप मुद्दा बना रहे हैं कि संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया? और ललन जी बयान दे रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो उस भवन का हम दूसरे काम में इस्तेमाल करेंगे। तो ललन जी अगर हिम्मत है तो घोषणा कीजिए कि मैं उस भवन में पाँव भी नहीं रखूँगा और अगर आवश्यकता पड़ी तो इस्तीफा दे दूंगा। कर दे घोषणा, कर दे ऐलान। तो देखिए एक बेतुकी बात कि एक भव्य भवन, ऐतिहासिक भवन बनकर तैयार हुआ है और इनको विरोध करना, ये नरेंद्र मोदी का विरोध करना इनको, तो ये नरेंद्र मोदी को घृणा की निगाह से देखते हैं और उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। इसे ईर्ष्यावश इस प्रकार ये लोग विरोध कर रहे हैं। सुशील मोदी की इस बात का जवाब न नीतीश कुमार के पास है न ललन सिंह के पास। फिर भी इस बात पर अड़े हैं नई पार्लियामेंट के उद्घाटन समारोह में नहीं जाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश से चौंकाने वाली खबर आई। आज मायावती ने ऐलान कर दिया कि देश की नई संसद बनी है, ऐतिहासिक मौका है, इसलिए उनकी पार्टी इस समारोह का हिस्सा बनेगी। बीएसपी के सांसद मलूक नागर ने कहा कि विपक्ष अगर विरोध करने के लिए विरोध करेगा तो बीएसपी विपक्ष के साथ नहीं होगी। बीएसपी सही को सही और गलत को गलत कहती है। मलूक नागर ने कहा इस तरह की हरकतों से विपक्ष और कमजोर होगा, इसलिए ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। हम देश के साथ थे, देश के साथ हैं। हम अच्छे काम के साथ थे, अच्छे काम के साथ हैं। हम बगैर मतलब के विरोध नहीं करते। हम हमेशा पार्टी और पॉलिटिक्स से ऊपर देश हित और जनहित के लिए हम हमेशा काम करते रहे हैं, पार्लियामेंट में भी और बाहर भी। ये जहां तक विपक्ष की बात है, अगर विपक्ष बगैर मतलब के विरोध करेगा तो विपक्ष कमजोर हो जाएगा। ये तो संसद के लिए भी कह रहे थे कि गलत बना रहे हो, तो बड़ी संसद बनाने में, ज्यादा एमपी बनाने में दिक्कत क्या है? ये तो जरूरी था, इसका भी विरोध कर रहे थे। अब विरोध कर रहे हैं कि जी हम नहीं जाएंगे। अरे तुम मत जाओ, ये ऐतिहासिक क्षण है। अब तो मैं समझता हूं पता नहीं क्यों नहीं सोच रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी को यह बात समझ में नहीं आई। रामगोपाल यादव ने पहले कहा था देश की विधायिका के प्रमुख प्रधानमंत्री हैं, अगर वो संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? इसके विरोध का कोई कारण नहीं है।
लेकिन आज रामगोपाल यादव अपने पिछले बयान से पलट गए। आज उन्होंने पार्लियामेंट के उद्घाटन के बहिष्कार को जायज ठहराया। कहा, यह गलत परंपरा की शुरुआत होगी। एक गलत परंपरा की शुरुआत है, ये बिल्कुल गलत है। आप जानते हैं कि जब उद्घाटन करने वाला मुख्य अतिथि कोई दूसरा हो तो राष्ट्रपति नहीं बुलाया जा सकता। प्रोटोकॉल ये कहता है कि जहां राष्ट्रपति हों वो राष्ट्रपति ही मुख्य अतिथि होंगे, और संसद का तो उद्घाटन ही राष्ट्रपति को करना चाहिए। भारतीय संविधान की परिभाषा में संसद की शुरू ही होती है कि राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा से मिलके संसद बनती है। संसद केवल राज्यसभा लोकसभा नहीं होती, राष्ट्रपति उस पर नंबर 1 पर है। तो राष्ट्रपति के द्वारा उद्घाटन न हो, ये अच्छी बात नहीं है। ये हो सकता था कि राष्ट्रपति उद्घाटन करें और प्रधानमंत्री उसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में रहे, नाम तो लिख ही जाता। लेकिन अब चूंकि संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री जो चाहे सो कर सकते हैं, खुद कर लें, और राष्ट्रपति को नहीं कराना चाहते हैं तो ये गलत है, तो विरोध इसका विरोध कर रहा है। राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ही होना चाहिए था। अब मैं आपको रामगोपाल यादव का वो बयान भी सुना देता हूं जो उन्होंने 2 दिन पहले दिया था। आपको असलियत पता चल जाएगी कि विरोधी दलों के नेताओं के जो तर्क हैं वो कितने खोखले हैं। संसदीय लोकतंत्र में असली कार्यपालिका तो प्रधानमंत्री होता है, इसलिए इस पर अगर कोई सवाल उठाता है तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग को लेकर, उद्घाटन को लेकर जो कंट्रोवर्सी खड़ी की गई है, उसके बारे में 2-3 बातें मैं साफ साफ कहना चाहता हूं। पहली तो ये कि पार्लियामेंट की पुरानी बिल्डिंग को बदलना जरूरी था। यह बात मीरा कुमार ने भी कही थी और शिवराज पाटिल ने भी, जब वो स्पीकर थे। मोदी ने इस बात को समझा, एक नई हाईटेक एडवांस्ड बिल्डिंग रिकॉर्ड टाइम में तैयार करवाई। यह अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। दूसरी बात यह कि पार्लियामेंट हाउस लोकसभा स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में आता है। लोकसभा लोगों के डायरेक्ट वोट से बनती है, जनता की भावनाओं का प्रतीक है। स्पीकर ओम बिरला ने नई बिल्डिंग का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में, संसदीय व्यवस्था में सबसे ज्यादा अधिकार और सबसे ज्यादा पावर प्राइम मिनिस्टर को दी गई है। तो क्या प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट की एक बिल्डिंग का उद्घाटन नहीं कर सकते? तीसरी बात है, इसमें राष्ट्रपति के अपमान का तो दूर दूर तक कोई सवाल ही नहीं है। प्रधानमंत्री को बुलाना राष्ट्रपति का निरादर कैसे हो सकता है? और ऐसा नहीं कि विरोधी दलों के नेता इन बातों को नहीं समझते, वो सब जानते हैं, पर चुनाव सिर पर है। विरोधी दलों के ज्यादातर नेता मोदी से परेशान हैं, लेकिन मोदी की लोकप्रियता के आगे बेबस भी हैं। निजी बातचीत में सब मानते हैं कि 2024 में मोदी फिर जीतेंगे, और यही उनकी परेशानी का सबब है। सबकी कोशिश है किसी तरह मोदी की छवि बिगाड़ी जाए, मोदी को दलित विरोधी कहें, अमीरों का दोस्त कहें, लोकतंत्र का त्यारा कहें, शायद कुछ चिपक जाए, चुनाव में काम आ जाए। जब पिछले 1 हफ्ते से विरोधी दल नई पार्लियामेंट के उद्घाटन को मुद्दा बनाकर नरेंद्र मोदी को इसी तरह घेरने में लगे थे, मोदी विदेश में थे। आज सुबह सुबह मोदी भारत वापस लौटे। 7 दिनों में 3 देशों के सफल दौरे से जब मोदी वापस आए तो एयरपोर्ट के बाहर हजारों लोग उनके स्वागत के लिए खड़े थे। रात में 3:30 बजे से लोग एयरपोर्ट के बाहर मोदी का इंतजार कर रहे थे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, दिल्ली बीजेपी के तमाम सांसद भी मोदी के स्वागत के लिए खड़े थे। मोदी जैसे एयरपोर्ट से बाहर निकले तो मोदी के स्वागत में नारे लगने लगे। मोदी भी लोगों का जोश देखकर को तो रोक नहीं पाए, लोगों के बीच जाकर उनसे मिले। इसके बाद मोदी ने कहा, पिछले 7 दिनों में उन्होंने दुनिया में
भारत की बढ़ती ताकत को महसूस किया, जीवंत लोकतंत्र का सबूत देखा। मोदी ने कहा कि सिडनी में जब इंडियन कम्युनिटी के साथ प्रोग्राम हुआ तो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर भी आए, कई मिनिस्टर भी आए। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री भी प्रोग्राम में शामिल हुए। मोदी ने कहा कि लोकतंत्र यही है कि सरकार और विपक्ष मिलकर काम करें। लोकतंत्र की आत्मा क्या होती है, लोकतंत्र का सामर्थ्य क्या होता है। साथियों, आपको जानकर के खुशी होगी, और मैंने अब तक जितना भी कुछ देखा पढ़ा, मुझे इस बात की तरफ ध्यान नहीं गया है मेरा, और इसलिए मैं बताना चाहता हूं। भारतीय समुदाय का जो कार्यक्रम था, वहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आना गौरव की बात थी। लेकिन इतना ही नहीं, उस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। उस समारोह में पूरी अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स से, रूलिंग पार्टी के मेंबर्स से, ये लोकतंत्र का वातावरण ऑस्ट्रेलिया के लोग में भारतीयों के प्रति, चाहे पक्ष सत्ता का हो चाहे पक्ष विपक्ष का हो, सबके सब मिलजुल करके भारतीय समुदाय के इस कार्यक्रम में उतने ही उमंग और उत्साह के साथ शरीक हुए थे। और भारत के एक प्रतिनिधि को, भारत के एक सेवक को दोनों पक्ष उतना ही आदर और सत्कार कर रहे थे। नरेंद्र मोदी ने दुनिया में भारत के लोकतंत्र के आदर और सत्कार की बात की, लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी के प्रवक्ता संजय राउत ने आज जो कहा उसे सुनकर हैरानी हुई। संजय राउत ने कहा, दुनिया में कहीं और भले ही लोकतंत्र होगा, लेकिन भारत में लोकतंत्र मर चुका है और इसके जिम्मेदार नरेंद्र मोदी हैं। देखिए, ये एक ऐसा विषय है, पूरे विश्व में आप लोकतंत्र का डंका पीटने की जरूरत नहीं। हमारे देश में लोकतंत्र मर चुका है और उसके लिए जिम्मेदार आज की सरकार है। नया उद्घाटन अगर होने जा रहा है तो हमारा विरोध होने का कारण नहीं। आपने राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया? राष्ट्रपति संसद की प्रमुख है, लोकतंत्र की प्रमुख है, संविधान की प्रमुख है। आज की सरकार है। द्रौपदी जी मुर्मू जो आदिवासी महिला राष्ट्रपति पद पर आपने जब बिठाया था तो जितना दूर दूर से आपने ढोल पीटे थे, लेकिन अब जब नए संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा है तो राष्ट्रपति का इनविटेशन कार्ड पर नाम तक नहीं है, उपराष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया है। उनका सम्मान होना चाहिए। एक राज्यसभा के चेयरमैन है, दूसरे तो संविधान के और लोकतंत्र की प्रमुख है, आप उनको नहीं बुलाते हो और लोकतंत्र की बात करते हो, ये कौन सा न्याय? जरा सोचिए, पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग के उद्घाटन में राष्ट्रपति महोदय को नहीं बुलाया गया तो संजय राउत कह रहे हैं कि लोकतंत्र मर गया। दुनिया के सबसे बड़े, सबसे जीवंत लोकतंत्र में अगर कोई ये कहे कि देश में लोकतंत्र मर चुका है तो इस नासमझी पर क्या कहा जाए। ये मोदी के प्रति नफरत की पराकाष्ठा है। ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए घातक है। मुझे सबसे अच्छी बात पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा की लगी। देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस भी विपक्ष में है, एनडीए के खिलाफ है। हाल ही में कर्नाटक में बीजेपी के खिलाफ जमकर लड़ाई की है, नरेंद्र मोदी का विरोध किया है। लेकिन आज देवेगौड़ा ने कहा कि नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी है, कोई बीजेपी का दफ्तर नहीं बना है जिसका विरोध किया जाए, जिसके उद्घाटन का बॉयकॉट किया जाए। उन्होंने कहा कि नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बीजेपी की नहीं है, मोदी की नहीं है, पूरे देश की है। इसलिए इसके उद्घाटन में सबको शामिल होना चाहिए। उनकी पार्टी इसका हिस्सा बनेगी। देवेगौड़ा ने बीजेपी के प्रति विरोध भी जता दिया और लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान भी किया। लोकतंत्र में यही होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस और उसके साथ खड़े दूसरे दल ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका मकसद राष्ट्रपति का सम्मान तो है नहीं, मोदी का विरोध है। नरेंद्र मोदी से उन्हें इतनी नफरत है कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। कभी कभी लगता है कि कांग्रेस वाकई में प्रधानमंत्री के पद को
अपनी विरासत, अपनी संपत्ति मानती है। उस कुर्सी पर कोई और बैठे, ये एक परिवार को रास नहीं आता। अब तो वो इस जल्दी में है कि किसी भी तरह राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित किया जाए। आज इसकी शुरुआत हुई। पहले कांग्रेस ने राष्ट्रपति के अपमान को मुद्दा बनाकर नई पार्लियामेंट के उद्घाटन के बॉयकॉट का ऐलान किया। इस मुद्दे को विरोधी दलों की एकता का बहाना बनाया और इसी मौके पर यह कहा कि विरोधी दलों का नेतृत्व कांग्रेस करेगी और इसके नेता राहुल गांधी होंगे। आज कांग्रेस के सांसद मनिकम टैगोर ने साफ साफ कहा, यही वक्त है जब विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए, क्योंकि विरोधी दलों में जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, लोकप्रियता के मामले में राहुल गांधी उनमें सबसे आगे हैं। अपनी बात को साबित करने के लिए मनिकम टैगोर ने CSDS के एक सर्वे का हवाला दिया। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया, लेकिन फिर भी CSDS के सर्वे में उन्हें 27% लोग पीएम कैंडिडेट के तौर पर देखना चाहते हैं। Now the politics in India has changed and we need a prime minister candidate. And the CSDS polls has given very clearly that India is becoming a bipolar prime minister contest. And we should understand it because the new generation who are below 30 years old wants a choice who is going to be the prime minister. In 19, we made a mistake by not projecting anybody as prime minister. In 24, the CSDS polls shows very clearly that without Congress party announcing Rahul Gandhi as the prime minister candidate, now itself, but there is a lot of support. मनिकम टैगोर ने कहा कि ममता बनर्जी को सिर्फ 4% लोग पीएम कैंडिडेट के तौर पर पसंद करते हैं, लेकिन राहुल गांधी को 27% लोग सपोर्ट करते हैं। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी 41% लोगों की पसंद है, जबकि राहुल 27% की। सिर्फ 14% का फर्क है। अगर राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया जाए तो ये गैप कम किया जा सकता है। CSDS polls are saying that Narendra Modi is having 41% and 27% of support. Second position is of Rahul Gandhi ji. Third with 4% Mamata Banerjee and other leaders. What I am precisely saying about this point is that India is moving towards a presidential, prime minister oriented election. In that election, we should also have a prime minister. महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने मनिकम टैगोर की बात को सपोर्ट किया। नाना पटोले ने कहा कि बीजेपी ने राहुल गांधी की इमेज बिगाड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। उल्टा राहुल गांधी की लोकप्रियता और बढ़ गई। इसलिए उन्हें पीएम कैंडिडेट घोषित करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पैसा खर्चा कर बीजेपी ने राहुल जी की जो छवि बनाई थी, जैसे भगवान श्री राम ने भी वनवास में जाकर वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने, वैसे ही राहुल जी भी इस कन्याकुमारी से कश्मीर चलकर उन्हें इस देश के मेहनत मजदूरी करने वाले, पसीने से पसीना बहाने वाले लोगों को भी गले लगाया। सब तबके के लोग को समझकर उनको जस्टिस देने की बात राहुल जी कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से इस तरह की जो बयानबाजी हुई, उसको एंटी मोदी मोर्चे में शामिल पार्टियों ने कोई तवज्जो नहीं दी। शरद पवार ने कहा, फिलहाल इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी फोकस इस पर है कि बीजेपी के खिलाफ सभी विरोधी दलों को एक साथ एक मंच पर लाया जाए। पहले इस पर सहमति बन जाए। प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, ये तो बात की बात है। अभी तक किसी को प्रोजेक्ट करना या नहीं करना, इस पर बात नहीं होती है। हम इतना ही सोचते हैं कि भाई प्रोसेस और डायलॉग ये शुरू करना चाहिए। नॉन बीजेपी पार्टी मिलकर इस देश के सामने एक स्टेबल और प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट देने की भी आज आवश्यकता है। इसमें कुछ मदद कर सकते हैं तो करने की आवश्यकता है, मगर इस पर न हमने अजीम जी से बात की, न कांग्रेस से बात की। जब समय आएगा तो जरूर बात करेंगे कि अगर हम सब के मन में नेशनल इंटरेस्ट ये सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है। ममता बनर्जी की पार्टी ने भी कांग्रेस के इस दावे को खारिज कर दिया।
टीएमसी के सांसद शांतनु सेन ने रिएक्ट किया, कहा जो पार्टी जहां मजबूत है सब मिलकर उसे सपोर्ट करें, बाकी सारी बातें भविष्य के लिए छोड़ दी जाएं, यही बेहतर होगा। हमारा पार्टी का स्टैंड तो हमारा नेत्री ममता बनर्जी बहुत पहले कह चुकी है, सबको मिलकर लड़ना होगा और जो रीजनल पार्टी जो स्टेट में बीजेपी को रोक सकता है वो स्टेट में वही रीजनल पार्टी को सपोर्ट देना चाहिए। ये उनका बात है, वो क्या बोल रहा है, हमारा पार्टी का स्टैंड हमने बोल दिया। विरोधी दलों के नेता भले कांग्रेस की तरफ से छोड़े गए इस शगुफे से थोड़े असहज दिखाई दें, लेकिन बीजेपी के नेता इससे खुश हैं। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि अगर कांग्रेस की मुराद पूरी हो जाती है तो 2024 में बीजेपी के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ नरेंद्र मोदी का चेहरा होगा, दूसरी तरफ राहुल गांधी का, फिर तो लोगों को फैसला करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मजे की बात यह है कि बीजेपी के नेता अपनी बात को सही साबित करने के लिए ममता बनर्जी और शरद पवार के पुराने बयानों का हवाला दे रहे हैं, क्योंकि इन दोनों नेताओं ने कहा था कि राहुल गांधी में वो मैच्योरिटी नहीं है, राहुल गांधी की वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, राहुल की लीडरशिप में मोदी का मुकाबला नामुमकिन है। लेकिन आज शरद पवार से राहुल गांधी की दावेदारी को लेकर सवाल किया गया तो इस बात को टाल गए, क्योंकि शरद पवार आज अरविंद केजरीवाल के साथ थे। विरोधी दलों से केंद्र सरकार के झगड़े में केजरीवाल का साथ देने की अपील कर रहे थे। मुंबई में आज केजरीवाल ने अपनी पार्टी के नेताओं के साथ जब शरद पवार से मुलाकात की तो एलजी को पुरानी पावर्स लौटाने के केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ उनका सपोर्ट मांगा। मीटिंग के बाद केजरीवाल ने वही बातें कही जो पिछले शुक्रवार से कह रहे हैं। मोदी सरकार फेडरलिज्म के लिए खतरा है, मोदी सरकार राज्य सरकारों के हक छीन रही है, इसलिए सभी विरोधी दलों को उनका साथ देना चाहिए। ये सारी बातें कही केजरीवाल ने। केजरीवाल का दावा है कि अगर मोदी सरकार का ऑर्डिनेंस राज्यसभा में गिर गया तो 2024 में बीजेपी की हार तय है। केजरीवाल ने आज एक नई बात यह कही कि वो दिल्ली लौटकर कल ही इस मुद्दे पर कांग्रेस का सपोर्ट मांगेंगे, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने की कोशिश करेंगे। चूंकि अजय माकन और संदीप दीक्षित जैसे दिल्ली कांग्रेस के बड़े नेता इस सवाल पर केजरीवाल का विरोध कर चुके हैं, कांग्रेस हाईकमान से केजरीवाल को किसी तरह का सपोर्ट न देने की अपील कर चुके हैं, इसलिए अगर राहुल गांधी केजरीवाल को मिलने का वक्त देते हैं तो ये बड़ी बात होगी। दूसरी तरफ शरद पवार ने केजरीवाल को पूरा सपोर्ट दिया। शरद पवार ने कहा ये इशू दिल्ली का नहीं है, ये इशू देश की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को बचाने का है, इसलिए सारी पार्टियों को पुरानी बातें भुलाकर केजरीवाल के साथ आना चाहिए, इसलिए वो दूसरी पार्टियों से भी इस मुद्दे पर सपोर्ट मांगेंगे। इशू दिल्ली का है ऐसा हम मानते हैं। हम मानते हैं कि ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बचा भी है या नहीं, क्योंकि जो आघात हो रहा है दिल्ली में वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम पर हो रहा है। हमें ये लगता है कि ये समय कौन सी पार्टी में आप हैं, आपकी नीति क्या है, ये सब बहस करने का समय नहीं है। ये समय है प्रजातंत्र बचाने का। मेरी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से तो आपको साथ मिलेगा ही, मगर अन्य राज्यों में जाकर हम कुछ बातें बता सकते हैं, उनको आपके साथ लाने के लिए सुझाव दे सकते हैं। ये भी जिम्मेदारी कुछ हद तक हम लेंगे और हम आपके साथ रहेंगे। शरद पवार कह रहे हैं कि पुरानी बातें भूलकर सभी दलों को केजरीवाल को सपोर्ट करना चाहिए। केजरीवाल भी राहुल गांधी से मिलने की बात कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पुरानी बातों को भूलने के लिए तैयार नहीं है। आज पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा केजरीवाल को सरकार चलानी नहीं आती है, वो अपनी नाकामी का ठीकरा दूसरों के सिर पर फोड़ रहे हैं, ये ठीक नहीं है। पवन खेड़ा ने कहा कि दिल्ली में मदन लाल खुराना, साहब सिंह वर्मा, सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित ने भी तो सरकारें चलाई थी, उनका कभी केंद्र सरकार से झगड़ा नहीं हुआ, तब भी केंद्र सरकार ही अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग करती थी। अब केजरीवाल को दिक्कत क्यों हो रही है? ये तो वही बात हुई कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। कुल मिलाकर आज जो हालत है उससे लगता है कि राहुल गांधी केजरीवाल को मिलने का वक्त शायद दे दें, लेकिन उन्हें सपोर्ट करेंगे इसकी उम्मीद कम है। केजरीवाल के लिए एक और परेशान करने वाली खबर यह है कि उनकी सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री
सत्येंद्र जैन की तबीयत काफी खराब है। सत्येंद्र जैन को फिलहाल एलएनजेपी हॉस्पिटल में रखा गया है। वो आईसीयू में हैं, ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में सत्येंद्र जैन 1 साल से तिहाड़ जेल में बंद है। पता ही चला कि आज सुबह जेल के वॉशरूम में वो फिसलकर गिर पड़े, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में लाया गया। वहां से उन्हें एलएनजेपी हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। 1 हफ्ते में ये दूसरा मौका है जब सत्येंद्र जैन को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। इससे पहले भी उन्हें चक्कर आया था, वो गिर गए थे। उनकी जो 2-3 तस्वीरें आई वो काफी चिंता में डालने वाली हैं। सत्येंद्र जैन काफी कमजोर दिखाई दे रहे हैं। उनकी जगह दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर बनाए गए सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 1 साल में सत्येंद्र जैन का वजन 36 किलो कम हो गया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं को उनकी सेहत की बहुत फिक्र है। देखिए, सत्येंद्र जैन जी के बारे में कई दिनों से डिस्टर्बिंग न्यूज़ आ रही हैं। उनका वज़न जो है वो करीब 36 किलो पिछले 1 साल के अंदर कम हुआ है। सोशल मीडिया पे मैंने उनकी तस्वीर देखी तो काफ़ी डराने वाली उनकी तस्वीर है। काफ़ी कमज़ोर दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि 1-2 बार पहले भी वो इस तरीके से जेल के अंदर गिरे हैं। आज सुबह जो खबर आई है वो ये है कि वो जेल में वॉशरूम में गिरे तो सुरक्षा कर्मियों ने उनकी आवाज़ सुनी तो उनको दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के अंदर ले जाया गया। वहाँ पे उनको सर में चोट बताई जा रही थी और उनके एमआरआई के लिए उनको अब एलएनजेपी हॉस्पिटल के अंदर ले जाया गया है। चूंकि सत्येंद्र जैन 1 साल से तिहाड़ जेल में हैं, जेल में कई बार उनकी तबीयत खराब हुई है, इसलिए तिहाड़ जेल के प्रशासन से इल्ज़ाम लगे। लेकिन आज जेल की डीजी संजय बेनीवाल ने कहा कि सत्येंद्र जैन को जेल मैनुअल के मुताबिक सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। डॉक्टर्स की सलाह के मुताबिक उन्हें ज़रूरी दवाएं और डाइट भी दी जा रही है। लेकिन मुश्किल यह है कि सत्येंद्र जैन सिर्फ फल और सब्जियां खाते हैं, जिसका असर उनकी सेहत पर पड़ने लगा है। एक अंडर ट्रायल प्रिजनर के जो भी अधिकार होते हैं वो उनको मुहैया होने चाहिए और हैं। जहाँ तक उनके हेल्थ की बात है, ये कोर्ट के संज्ञान में बात आई थी और ये उनका स्व डिसीजन है कि वे सिर्फ फल और सब्जियां और फ्रूट खाते हैं। उन्होंने जब पेन का कहा या जो भी उनको शारीरिक तौर पे जो तकलीफ होती है उसके निवारण हेतु कई बारी हमारे जो जेल में डिस्पेंसरी है उसका एक्सेस होता है उनके पास। हमारी फिजियोथेरेपी भी है, उसका एक्सेस भी होता है उनके पास। यदि वो नहीं सॉर्ट आउट कर पाते तो डीडीयू है, या जैसे आप लोग अभी सुन ही रहे हैं कि उनका थोड़ा बैक का इशू था और तो उनको डीडीयू ले जाया गया। फिर डीडीयू वालों ने उनको सफदरजंग भी रेफर किया। अभी वो एलएनजेपी में गए में, तो जो एज अ नॉर्मल इनमेट अंडर ट्रायल प्रिजनर जो सुविधाएं उनको मुहैया होनी चाहिए वे हैं और इसके लिए देयर इज नो पॉलिटिक्स इन इट। ये बात बिल्कुल सही है कि सत्येंद्र जैन जब से जेल में हैं वो सिर्फ फल और सब्जियां खा रहे हैं। जानकारों का कहना है कि सत्येंद्र जैन पक्के जैनी हैं। वो बिना जैन मंदिर गए अन्न ग्रहण नहीं करते, इसलिए वो फलाहार पर हैं। कुछ महीने पहले तक सत्येंद्र जैन को जेल में कई सुविधाएं मिल रही थी। उस वक्त दूसरे कैदी उनकी मदद करते थे, मालिश भी होती थी, उसके वीडियो सामने आए थे। तब सत्येंद्र जैन अपनी हेल्थ को ठीक से मैनेज कर पा रहे थे। लेकिन वीडियो सामने आने के बाद सुविधाएं मिलनी बंद हो गई। इसके बाद उनकी सेहत और तेजी से गिरी। मुझे लगता है कि सत्येंद्र जैन को अच्छे से अच्छा इलाज मिलना चाहिए और सबको दुआ करनी चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। इंदौर से आज एक परेशान करने वाली खबर आई है। इंदौर के मुस्लिम बहुल इलाकों में ऐसे पोस्टर चिपकाए गए हैं जिसमें लिखा है कि मुस्लिम लड़कियों को भगवा ट्रैप में फंसाया जा रहा है। लिखा है कि आरएसएस और बजरंग दल हर साल 10 लाख मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने की साजिश रच रहा है। मस्जिदों के आसपास जो पोस्टर चिपकाए गए उसमें लिखा कि अमरावती में 800 से ज्यादा मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया जा चुका है
और यही कोशिश दूसरी जगहों पर भी हो रही है। जिन लोगों ने ये पर्चे बंटवाए हैं उन्होंने इसमें मुस्लिम लड़कियों से अपील की है कि किसी तरह के लालच में आकर भगवा लव ट्रैप में न फंसे। इसी तरह के पर्चे इंदौर के कई इलाकों में बांटे गए। जब इस बात की जानकारी पुलिस को दी गई तो जांच शुरू हुई। अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। पुलिस को इसकी खबर तब लगी जब इंदौर के रावजी बाजार थाने में एक महिला ने इसे लेकर शिकायत की। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इंदौर के शहर काजी ने कहा कि पर्चों में जो लिखा है वो बिल्कुल सही है। मुस्लिम लड़कियों को गलत रास्ते पर जाने से रोकना कौन सी गलत बात है? वो पर्चा यकीनन किसी भाई ने जो लिखा है वो पर्चा अपने मुताबिक सही लिखा है, क्योंकि जो हालात अभी मुल्क में जैसे बनाए जा रहे हैं और जिन इलाकों में हादसे हुए हैं, किसी भाई ने लिखा है वो अपनी बहनों को समझाने के लिए लिखा है कि आप इन लोगों से दूर रहें और अपनी तालीम, अपना बाज़ार में जहाँ भी जाए अपने भाई महरम के साथ जाए, बहन आपकी इज्जत महफूज करके, क्योंकि दुनिया आपकी तरफ निगाह लगा के बैठी हुई है। और पर्चे में कोई ऐसी बात नहीं है जो हमारे मुल्क की संविधान के ख़िलाफ़ हो, ऐसा कुछ नहीं। हर मज़हब के लोगों को अपने मज़हब की हिफाजत का इजाज़त दे रखी है और ये हम सब की भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने मज़हब की बेटियों को समझाएं कि वो गैरों से अपना ताल्लुक़ कम बनाएं। लेकिन मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने इसे बेबुनियाद बताया। कहा इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। पर्चे बांटने वालों की पहचान होगी और जल्दी ही सबको सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। ये जो भी असामाजिक लोग हैं जो समाज की शांति भंग करना चाहते हैं, और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार है, कानून का राज जी, कोई कोशिश सफल नहीं होगी। धारा 153 में केस रजिस्टर्ड कर दिया गया जी, और सारे उन लोगों को चिन्हित करने के लिए सीसीटीवी कैमरे खंगालने का बोल दिया है। बहुत जल्दी सब हिरासत में होंगे, कोई नहीं बचेगा। यहाँ किसी को भी सजा, आपने देखा होगा HUT हो, PFI हो, मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे लोग जो सर उठाने की कोशिश करेंगे बख्शे नहीं जाएंगे। व्हाट्सएप पे भी चला था ये, और व्हाट्सएप के बाद में निकाल के पर्चे बांटे हैं किसी लोगों ने। अब ये अशांति फैलाने वाले असामाजिक लोग हैं, पूरी नजर है। असल में कुछ दिन पहले की बात है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर मौलाना सज्जाद नोमानी का एक वीडियो चर्चा में आया था, जिसमें वो ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि RSS ने हिंदू लड़कों को ट्रेनिंग दी है जिससे वो मुस्लिम लड़कियों को अपने जाल में फंसा सके और उनका धर्म परिवर्तन करवा सके। इससे सावधान रहने की जरूरत है। इसके बाद देश के तमाम शहरों से इस तरह की खबरें आने लगी, जिनमें किसी हिंदू लड़के के साथ घूम रही मुस्लिम लड़की के साथ बदसलूकी की गई। मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, पटना और महाराष्ट्र के संभाजी नगर से ऐसी ही रिपोर्ट्स आई। मुझे लगता है इस तरह के मामलों को ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए। ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हैं और जो लोग मजहब के नाम पर इन सारी बातों को जोड़कर माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, एक्शन तो उनके खिलाफ होना चाहिए। अब मैं आपको पटना से आई कुछ तस्वीरें दिखाता हूं जो आपको चौंका देगी। आप देखेंगे स्टूडेंट्स खुले आसमान के नीचे चिलचिलाती धूप में बैठकर एग्जाम दे रहे हैं। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, यहां छात्र किताबें सामने रखकर इम्तिहान दे रहे हैं। खुलेआम नकल हो रही है। कोई मोबाइल पर अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहा है तो कोई सीधे सीधे किताब से कॉपी कर रहा है। स्टूडेंट्स की भीड़ में इन्हें नकल से रोकने वाला कोई इन्विजिलेटर नहीं है, कोई टीचर नहीं है, कोई रोक नहीं है। ये तस्वीरें पटना के कंकड़बाग इलाके में रामकृष्ण द्वारका कॉलेज की हैं। यहाँ ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर की परीक्षा चल रही है। इसमें स्टूडेंट धूप में बैठकर आपको पेपर लिखते दिखाई दे रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट और नकल को लेकर जब प्रिंसिपल से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कॉलेज की बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, उनके पास इतने सारे स्टूडेंट्स को बैठाने की व्यवस्था नहीं है। उन्होंने यूनिवर्सिटी को इंटीमेट कर दिया था। हालांकि कैमरे में सब कुछ कैद है, सारे सबूत है, इसके बावजूद प्रिंसिपल साहब नकल से इनकार करते रहे। हमारे यहाँ पहले से परीक्षा चल रही थी पार्ट 2 और पीजी का सेंटर हमारे यहाँ आया
और कंस्ट्रक्शन जो है हमारे यहाँ चलने के कारण थोड़ा बच्चे को बैठने में असुविधा हुई है। तो भी हम लोगों ने बेंच डेस्क, देखिए आप लोग आए हैं तो हमने बेंच डेस्क लगवा दिया। अगर कहीं कुछ मैंने देखा है कि परीक्षा चोरी हो रही है तो उसको हमने रोकने का काम किया है। थोड़ा सा संख्या ज़्यादा हो गई थी, इसलिए हो सकता है परीक्षा जहां हमें कोई कुछ मिला है मतलब अगर चीट पुर्जा कुछ मिला है तो हमारे यहाँ के टीचर या हम लोगों ने अपने खुद खोज करके उसको हटवाया है। हमने यूनिवर्सिटी को कहा था कि ज़्यादा स्ट्रेंथ हो गया है, यूनिवर्सिटी को कहा था, लेकिन हम लोग को भी ऐसा नहीं लगा कि इतना स्ट्रेंथ हो जाएगा। तो नहीं मतलब कहेंगे कि गड़बड़ियाँ हुई है। कल मैंने आपको यूपीएससी एग्जाम में आईएएस में टॉप करने वाली बेटियों की बात सुनवाई थी, उनकी गौरव की गाथा सुनाई थी। ये टॉपर्स बिहार की थी। ये बेटियां बिहार के बच्चों की प्रतिभा का सबूत हैं। लेकिन बिहार की सरकार बिहार के बच्चों को पढ़ाई के लिए, एग्जाम के लिए कैसा माहौल दे रही है, ये आपने देखा। अगर उन्हें बेहतर सुविधाएं मिले तो ये बच्चे बड़ी से बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। लेकिन मुश्किल यह है कि देश बदल गया, लेकिन बिहार का सिस्टम कब बदलेगा ये कोई नहीं बता सकता। आज की बात में इतना ही। आपसे मेरी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।